हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। तो आपने पिछले कक्षा में संबंध के बारे में आपने पढ़ा है, तो चलिए उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। संबंध क्या होता है बच्चों? तो संबंध जो होता है, आपने संबंध जो पढ़ा है पिछली कक्षा में, ए से बी में संबंध, ए से बी। तो हम लोग जो यहाँ संबंध पढ़ेंगे ए से ए में पढ़ेंगे। तो चलिए, आपने पिछली कक्षा में संबंध क्या पढ़ा था? तो आपने संबंध पढ़ा था कि आर उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 में संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार में आपको पढ़ना है रिक्त संबंध। क्या पढ़ना है? रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध होता क्या है? तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको 12वीं कक्षा में आपका जो संबंध है ए से ए में रिलेशन होगा, ए से ए में रिलेशन होगा। तो चलिए, रिक्त संबंध को हम पढ़ेंगे। तो रिक्त संबंध क्या कहता है? कहता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कब होगा, कब कहलाता है? कहलाता है जब ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफिनीशन कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है और इसमें 3 अवयव है, 1, 2 और 3। दूसरा सेट भी आपका यही होगा क्योंकि आपका जो रिलेशन है ए से ए में रिलेशन है। तो आपका सेट ए में भी आपका 3 अवयव होंगे, 1, 2, 3। तो क्या बोलता है परिभाषा कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। मतलब 1 से संबंधित न हो, फिर 1 2 से भी संबंधित न हो, 1 3 से भी संबंधित न हो, इसी प्रकार 2 1 से भी संबंधित न हो, 2 2 से भी संबंधित न हो और 3 3 से भी संबंधित न हो। तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि रिक्त संबंध होता क्या है। तो मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? एक सेट है। मान लीजिए इस ए सेट में आपके पास 3 अवयव है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 और एक आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है। आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है कि सभी क्रमिक युग्म का सदस्य है जहां a + b = 7। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि आपको ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ये आपका रिक्त संबंध ही है। देखिए, आपको हम वेन आरेख से बता रहे हैं कि ये आपका सेट ए है, इसमें 3 अवयव है, 1 2 3। एक दूसरा भी सेट होगा जो आपका ए ही होगा, इसमें भी आपका एलिमेंट होगा 1 2 3। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है कि a + b का वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो अगर आप 1 को 1 के साथ जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, 7 के इक्वल नहीं है। मतलब 1, 1 का पेयर इस आर में नहीं है। फिर आप 1 को 2 से जोड़िएगा, 1 को किससे जोड़िएगा? 1 को आप 2 से जोड़िएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 को 2 से जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा और आपको कितना चाहिए? 7। मतलब 1, 2 इस आर में नहीं है। उसी प्रकार आप 1 को 3 के साथ जोड़िएगा तो कितने मिलेंगे? 4, जो 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 1, 3 का पेयर इस आर में नहीं होगा। अब 2 को आप 1 के साथ जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 3, 7 के इक्वल नहीं है। मतलब 2, 1 का पेयर आर में नहीं है। उसी प्रकार आप 2 को 2 के साथ जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 4, 7 के इक्वल नहीं है। मतलब 2, 2 का पेयर क्रमिक युग्म आर में नहीं है।
इसी प्रकार आप 2 को 3 से जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, मतलब 7 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब 2,3 का पेयर इस आर में नहीं है। उसके बाद आपको 3 को 1 के साथ जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 4, मतलब 7 के इक्वल नहीं है, मतलब 3,1 इस आर में नहीं है। इसी प्रकार 3 को आप 2 के साथ जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 5, जो 7 के इक्वल नहीं है, मतलब 3,2 भी इस आर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको 3 को 3 के साथ जोड़ना है तो कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 6, मतलब 7 के इक्वल नहीं है, मतलब 3,3 भी इस आर में नहीं है, मतलब आर जो हमारा क्या है, तो हम कहेंगे कि आर हमारा क्या है, रिक्त है। क्या है, रिक्त है, मतलब रिक्त संबंध है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम दूसरा पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध। क्या पढ़ेंगे, सार्वत्रिक संबंध। तो ध्यान से देखिएगा, आपको हमने बताया कि रिक्त संबंध होता क्या है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा संबंध पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए आपको हम पढ़ के बता देते हैं, इसका परिभाषा क्या है। कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है जब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, पढ़ के बता देते हैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का, ध्यान से देखिएगा, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। मतलब आपका जो रिलेशन है ए से ए में है, मान लीजिए कि आपका ए में 3 अवयव है, 1 2 3, इस ए में भी आपके वही एलिमेंट होंगे 1 3। तो क्या बोलता है, कहता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ध्यान से देखिएगा कि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। मतलब 1 से भी संबंधित हो, 1 2 से भी संबंधित हो, 1 3 से भी संबंधित हो। ध्यान से देखिए, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से, मतलब 1 से भी संबंधित हो, 1 2 से भी संबंधित हो, 1 3 से भी संबंधित हो। इसी प्रकार 2 1 से संबंधित हो, 2 2 से भी संबंधित हो और 2 3 से भी संबंधित हो। इसी प्रकार 3 1 से संबंधित हो, 3 2 से भी संबंधित हो और 3 3 से भी संबंधित हो। तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध अर्थात यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है। अर्थात जो हमारा सार्वत्रिक संबंध जो होगा आर जो होगा ये क्या होगा, तो हम कहेंगे ए क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से हम एक बार आपको समझा देते हैं कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है बच्चों। तो हम लोग जो संबंध पढ़ेंगे ए से ए में पढ़ेंगे। तो सार्वत्रिक संबंध क्या बताता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित, मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित का मतलब होता है कि हमारा जो रिलेशन होगा ए से ए में होगा। ठीक है, तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ए का प्रत्येक अवयव मतलब ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से, मतलब 1 से भी संबंधित होना चाहिए, 1 2 से भी संबंधित होना चाहिए और 1 3 से भी संबंधित होना चाहिए। 2 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से भी संबंधित होना चाहिए, 3 3 से भी संबंधित होना चाहिए। इसी प्रकार 3 1 से संबंधित होना चाहिए, 3 2 से भी संबंधित होना चाहिए और 3 3 से भी संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब आर जो होगा ये इक्वल होगा ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए के। ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए आपका हम लोग पढ़ेंगे स्वतुल्य रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है उसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है सार्वत्रिक स्वतुल्य रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए के लिए मतलब ए का प्रत्येक अवयव, ये जो सेट ए है, ए का प्रत्येक अवयव खुद का पेयर आपके रिलेशन में होना चाहिए। देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए जो छोटा ए है ये सेट ए के एलिमेंट है। तो यदि प्रत्येक ए के लिए R में क्या होना चाहिए, a, a भी होना चाहिए, a, मतलब मान के चलिए कि आपके पास एक सेट ए दे रखा है और इसमें आपको दे रखा है 1, 2, 3 और आपको R इस प्रकार डिफाइन किया गया है 1, 1, 2, 2 और 3, 3। इसी प्रकार आपको 1, 2 दे रखा है। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से आप समझिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कब कहलाएगा, ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। ए में जितने भी एलिमेंट होंगे तो उस रिलेशन में उनके खुद के पेयर होने चाहिए। देखिए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए के लिए R में आपका a, R में होना चाहिए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद का पेयर R में होना चाहिए। तो देखिए आपका सेट ए में एलिमेंट कितना है 1, 2, 3, तो R में क्या होना चाहिए 1, 1 का भी पेयर होना चाहिए, 2, 2 का भी पेयर होना चाहिए और 3, 3 का भी पेयर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं स्वतुल्य रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए के लिए मतलब ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका खुद का पेयर उस R में होना चाहिए। जैसे देखिए सेट ए दे रखा है 1, 2, 3 और आपको R डिफाइन करके दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि संबंध R जो है स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका खुद का पेयर R में होना चाहिए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट होगा उनका खुद का पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए सेट ए में 1 है तो R में 1, 1 का भी पेयर है। देखिए दो सेट ए का एलिमेंट है तो R में खुद का पेयर 2, 2 भी है। इसी प्रकार आप देखिए कि सेट ए में 3 एलिमेंट है तो R में देखिए खुद का पेयर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद चलिए अब हम पढ़ेंगे सममित रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, पहले हम आपको परिभाषा समझा दे, उसके बाद आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो देखिए सममित रिलेशन क्या कह रहा है बच्चों कि सममित रिलेशन कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाता है यदि समस्त A1, A2 किसका अवयव होना चाहिए, ए के लिए अगर A1, A2 R में है तो इसका मतलब है कि A2, A1 भी R में होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब आपको सेट ए दे रखा है, मान लीजिए कि सेट ए में आपके 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3 और आपको एक रिलेशन आपको डिफाइन करके दे रखा है। मान लीजिए कि आपको दे रखा है 1, 2, उसके बाद आपको दे रखा है 2, 1, इसी प्रकार आपको दे रखा है 1, 3 और 3, 1। ध्यान से देखिएगा तो क्या बोल रहा है बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको बारीकी से समझना है। देखिए
सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, सममित रिलेशन क्या कहता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है यदि समस्त A1, A2 मतलब समस्त ए में ए जो है A1, A2 जो है ए का अवयव है, ए का एलिमेंट के लिए आर में A1, A2 अगर आर में है तो A2, A1 भी आर में होना चाहिए। तो जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा कि इस आर में आपका, ध्यान से देखिएगा इस आर में आपका क्या है 1, 2 है तो 2, 1 भी है और 1, 3 है तो 3, 1 भी है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, सममित रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको आप ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि ए कॉमा बी ए का एलिमेंट है तो आर में आपको क्या होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखिए आर में आपका होना चाहिए, अगर आर में ए कॉमा बी है तो उस आर में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ये आपको बोलता है कि सममित रिलेशन कब कहलाएगा, तो आपको हमने पहले बताया कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाएगा यदि समस्त ए कॉमा बी किसका एलिमेंट होगा, तो सेट ए का एलिमेंट होगा। तो उस आर में, अगर उस आर में उस रिलेशन में ए कॉमा बी है, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी आपको दिख रहा है तो उस रिलेशन में आपको बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है सममित संबंध है, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो देखिए इस आर में आपका ए कॉमा बी है तो इसी आर में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि आपने 2 का संकेत क्या किया बी और 1 का संकेत आपने क्या किया ए। तो ध्यान से देखिएगा कि इस आर में ए कॉमा बी है तो बी कॉमा आर भी है। इसी प्रकार देखिएगा कि आपका 1, 3 है तो 3, 1 भी है, मतलब इसका उल्टा भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी पेयर होना चाहिए। अगर समस्त A1 और ए कॉमा बी किसमें, ए में, कहने का मतलब कि आपका जो ए है कॉमा बी किसका एलिमेंट होगा, ए के, समस्त के लिए। अगर आर में ए कॉमा बी है, अगर किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उस रिलेशन में इनका उल्टा भी होना चाहिए, इनवर्स भी होना चाहिए, मतलब बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि सममित संबंध, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक आपको सेट ए दे रखा है और सेट ए दे रखा है और आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है और आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है क्या सममित संबंध है, मतलब सिमेट्रिक है। तो ध्यान से देखिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए कॉमा बी किसका मेंबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे ए का। तो देखिए 1, 2 किसका मेंबर है, ए का ही मेंबर है। तो क्या बोलता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो इसका उल्टा भी, मतलब इसका इनवर्स भी बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा कि 1, 2 है तो इसका उल्टा कीजिएगा, इनवर्स कीजिएगा तो 2, 1 भी है। इसी प्रकार देखिएगा कि 1, 3 है तो 3, 1 भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो संबंध हमारा है सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा, परिभाषा से देखा कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित संबंध कहलाता है जब किसी भी आर में ए कॉमा बी है, अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उस रिलेशन में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और जहां ए और बी किसका मेंबर होगा, तो ए का मेंबर होगा, मतलब ए के एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए अब हम आपको संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, तो आपको फिर से ध्यान दीजिए, हम आपको इसको लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहां भी आपको हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी
से आप समझ सके, ये ए कॉमा बी और ये आपका बी कॉमा सी और ये आपका ए कॉमा सी। ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्या कह रहा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, मतलब आपका जो रिलेशन होगा डिफाइन किस पर होगा, ए से ए होगा। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए कॉमा बी कॉमा सी किसका एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट होगा। के लिए अगर आर में, अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी है तथा उस रिलेशन में बी कॉमा सी भी है, तो उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी है तथा बी कॉमा सी है, तो उस रिलेशन में आपको ए कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे संक्रामक, ट्रांजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 और आपको एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, मान लीजिए कि आपका कर दिया 1 2 2 3। ध्यान से देखिएगा, तो 1 3। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ऐसा एक संबंध रिलेशन डिफाइन कर दिया तो आपको बताना है कि ये क्या, ये रिलेशन क्या ये संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से क्या परिभाषा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त ए बी सी के लिए, तो ए बी सी किसका मेंबर होगा, ए का होगा, के लिए अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी है तथा उस रिलेशन में बी कॉमा सी भी है, तो उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो जैसे ध्यान से देखिएगा कि अगर आप वन का संकेत लेते हैं ए और 2 का संकेत लेते हैं बी, तो यहाँ भी आपका बी 2 का संकेत क्या होगा, बी, और 3 को मान लीजिए सी। तो ध्यान से देखिएगा कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो आपको क्या चाहिए, ए कॉमा सी भी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ए कॉमा सी भी है, ये आपका ए कॉमा सी भी है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। फिर से हम आपको समझा देते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि उस आर में, यदि उस आर में, मतलब यदि उस आर का मतलब होता है यदि उस रिलेशन में ए कॉमा बी है तथा उसी रिलेशन में बी कॉमा सी भी है, तो उस रिलेशन में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रहा है, मतलब संक्रामक होने के लिए अगर किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी भी है तथा उसी रिलेशन में बी कॉमा सी भी है, तो उसी रिलेशन में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे देखिए, सेट आपको ए दे रखा है और एक आपको रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है। तो बताइए, देखिए 1,2 है तो 2,3 है, तो 1 को आप ए ले लिया, 2 को बी ले लिया, तो यहाँ भी 2 का बी होगा संकेत, और आपने 3 को सी ले लिया, तो देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी इस आर में है, तो ए कॉमा सी भी है। तो हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, संक्रामक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर आपको नेक्स्ट दिन, अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।